आज हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म चैप्टर को लेक्चर वाइज पढ़ेंगे और ये पहला लेक्चर का वीडियो होगा जो कि नीट के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पॉइंट है पुष्पी पादप। तो पहले याद रखना है कि पुष्पी पादप को ही कहा जाता है एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादप को ही कहा जाता है आवृतबीजी। तो ये पॉइंट याद रखना है कि पुष्पी पादपों के क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म, पुष्पी पादपों का ही क्या कहते हैं आवृतबीजी। अब बात है कि पुष्पी पादप है तो पुष्पी पादप को जनन भाग कौन सा है? तो पुष्पी पादपों का जनन भाग कौन सा होता है? पुष्प होता है। तो यहाँ याद रखना है पुष्पी पादप एक प्रकार का क्या है जनन भाग। किसका? पुष्पी पादप। अब बात है क्या ये सिर्फ जनन के लिए ही इम्पोर्टेंट है कि कोई और भी चीज़ है? तो याद रखना है पुष्पी पादपों का प्रयोग प्रतीक के रूप में और अभिव्यक्ति के रूप में, किसी चीज़ को अभिव्यक्त करने के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे किसको? तो खुशी को, कि दुख को, सौंदर्य को, संस्कृति को, ये सबको दिखाया जा सकता है। और भी होता है धार्मिक महत्व भी हम लोग का होता है। तो ये सब क्या है? ये सब का प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सब आपको याद रखना। अगर पुष्पी पादपों का हम लोग पुष्प का खेती करना शुरू कर दें, पुष्पी पादपों का खेती करना शुरू कर दें, तो इस खेती करने की प्रक्रिया को कहते हैं फ्लोरीकल्चर। तो ये याद रखना है, पुष्प का खेती करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। पुष्प के अध्ययन को क्या, पुष्प के यहाँ पर है क्या पुष्पी पादप के क्या कहते हैं? जियोस्पर्म। पुष्पी पादपों का जनन भाग कौन सा होता है? पुष्प। पुष्पी पादपों को किस नाम से जानते हैं? आवृतबीजी। तो ये याद रखना। अब है पुष्प की जब संरचना देखेंगे तो पुष्प की संरचना में आता है चार घेरा। पुष्प जो है चार घेरा से बना होता है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला होता है बाह्य दल। बाह्य दल ये होता है हरा होता है। ये संरक्षण प्रदान करता है, कली को संरक्षण प्रदान करता है। इसको कली अवस्था में। इसके बाद आता है दूसरा नंबर दल। ये होता है रंगीन और ये आकर्षित करता है। एक होता है जो संरक्षण प्रदान करता है और एक जो है क्या करता है? ये आकर्षित करता है। किसको? कीटों को। ये दोनों को कहते क्या है? पुष्प का ये दोनों क्या कर रहा है? सहायता, इसलिए सहायक भाग। लेकिन पुष्प का दो घेरा और होता है जो आवश्यक भाग कहलाता है। इसमें कौन सा आता है? पहला तीसरा नंबर आ जाएगा कौन सा? पुमंग। और चौथा नंबर आता है कौन सा?
स्त्री केसर। ये होता है पुष्प की संरचना। लेकिन पुष्प की संरचना बना करके देखते हैं कि कैसा होता है। तो जब पुष्प की संरचना बनाते हैं तो इस संरचना में इस तरह का संरचना, पुष्प का 4 घेरा है। अब ये पुष्प का चारों घेरा बैठा हुआ किस पर है? तो पुष्प का चारों घेरा बैठा हुआ है पुष्पासन पर। ये होता है पुष्पासन। पुष्पासन के नीचे जो पुष्प का भाग पकड़ते हैं उसे कहते हैं पुष्प वृंद। पुष्प वृंद। पुष्पासन के ऊपर बैठा हुआ है पुष्प, और पुष्पासन का पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है बाह्य दल, जो हरा होता है। उसके बाद आता है रंगीन घेरा। पुष्प का कौन सा घेरा? रंगीन घेरा। इसको कहते हैं दल। इसके बाद आता है उमंग। और सबसे अंतिम घेरा आता है स्त्री केसर। ये होता है पुष्प का घेरा, बाह्य दल, दल, उमंग और कौन सा? स्त्री केसर। पुष्प 4 घेरा से बना होता है और चारों घेरा किस पर बैठा हुआ है? पुष्पासन में। पुष्प के जिस भाग को पकड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पुष्प वृंद। तो ये ध्यान रखना। अब है पुष्प में लैंगिक जनन होगा तो लैंगिक जनन करने वाला अंग भी होना चाहिए, घटनाएं भी होनी चाहिए। तो पुष्प हो या मनुष्य हो, लैंगिक जनन होगा तो उसमें कुछ घटनाएं होंगी, और जब घटनाओं के देखेंगे तो 3 घटना दिखेगी। कितनी घटना? 3 घटना दिखती है। ये 3 घटना में होगा क्या? हम जानते हैं कि जब युग्मकों का संलयन होता है तो कहलाता है निषेचन। तो पहले क्या होगा? निषेचन होगा। लेकिन युग्मक का संलयन होगा तब ना। अब कहोगे संलयन होगा कैसे? तो निषेचन, युग्मक बनेगा तभी तो होगा। तो होगा क्या? निषेचन के पहले युग्मक बनेगा और सभी युग्मक एक दूसरे के पास आएंगे। तो निषेचन के पहले होने वाली घटनाओं को कहते हैं निषेचन पूर्व की घटना। इसमें होगा क्या? पहला बनेगा युग्मक, युग्मक जनन होगा। जब युग्मक बन जाएगा तो क्या होगा? युग्मक का स्थानांतरण होगा। जब युग्मक एक दूसरे के पास चला जाएगा तब होगा क्या? युग्मकों का संलयन होगा, और संलयन को ही क्या कहते हैं? निषेचन। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद जो घटना होता है उसे कहते हैं निषेचन पश्च की घटना। और निषेचन पश्च की घटना क्या होगा? युग्मनज पहला क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। युग्मनज के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। बीज के बाद क्या बनता है? फल बनता है। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो ये है लैंगिक जनन की घटना। यही दिया हुआ है कि लैंगिक जनन की जो घटना है वो पुष्पी पादप में क्या क्या होगा। तो जब लैंगिक जनन की घटना देखेंगे तो 3 घटनाएं आती है। निषेचन, निषेचन के पूर्व, निषेचन के पश्च। निषेचन से पहले युग्मक बनेगा, नर में बनेगा तो पुंकेसर का भाग, और मादा में बनेगा तो स्त्रीकेसर का भाग। नर में बनेगा तो युग्मक को कहते हैं लघु बीजाणु, मादा में बनेगा तो उसे कहते हैं भ्रूणकोश। कैसे बनेगा ये सब देखेंगे।
जबकि युग्मक बन जाएगा तो युग्मक का स्थानांतरण होने के बाद होगा क्या, निषेचन। और याद रखना है पुष्पी पादपों में होता है कौन सा निषेचन, दोहरी निषेचन। निषेचन हो जाने के बाद क्या बनेगा, निषेचन पश्च की घटना आएगी, जिसमें बनेगा क्या, युग्मनज। युग्मनज के बाद क्या बनेगा, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष के बाद बनेगा भ्रूण का निर्माण होगा, फिर बीज का निर्माण होगा, और उसके बाद लास्ट में किसका, फल का निर्माण होगा, जिसके बारे में इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला भाग, पुंकेसर। इस पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर में क्या क्या संरचना दिख रहा है, एक तो दिखेगा ये वाला भाग, और नीचे में दिखेगा क्या, ये वाला भाग। इसको कहते हैं पुतंतु, और इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश। तो यहाँ आ गया पुंकेसर को ही क्या कहते हैं, स्टेमन। पुंकेसर को ही क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और यही जो है कहलाता है नर जनन भाग। और ये नर जनन भाग दो भाग से बना होता है, पुतंतु और कौन सा, परागकोश। इस पराग कोश में ही किसका क्या होगा, पराग कण का निर्माण होगा। कैसे होगा वो देखेंगे। तो पराग कोश, तो ये याद रखना है कि पुंकेसर जो को ही स्टेमन कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, नर जनन भाग कहलाता है। तो पुंकेसर जो है दो भागों से बना होता है, पुतंतु और इसे क्या का, परागकोश। परागकोश में किसका निर्माण होगा, परागकण का। पुंकेसर को पुमंग भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। अब है क्या कि ये पुतंतु तो होता है क्या, परागकोश को पकड़कर रखता है, जबकि परागकोश का काम क्या है, तो संरचना देखेंगे। परागकोश की संरचना जब देखेंगे तो इस तरह का संरचना दिखाई देता है, ऐसा। इसमें क्या है, ये परागकोश बटा रहता है दो पाली में। एक पाली में अगर बात करें तो एक पाली में होता है ये एक संरचना, इसको बोलते हैं कोष्ठ। और एक पाली में दो कोष्ठक, तो दो पाली में कितना, चार कोष्ठक, यानी कोष्ठक की संख्या हो गया चार। और यही कोष्ठक जब परिपक्व होता है तो बनाता है क्या, लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, चार। जितना कोष्ठक उतना लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी के भीतर लघु बीजाणु का निर्माण होगा। ये होता है। तो ये याद रखना है, परागकोश कैसा होता है, द्विपालित। कितने कोष्ठक, चार कोष्ठ किए। परिपक्व होने के बाद कितना लघु बीजाणुधानी, चार। और लघु बीजाणुधानी में क्या होगा, लघु बीजाणु का निर्माण। अब लघु बीजाणुधानी की संरचना देखते हैं। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना देखेंगे तो लघु बीजाणुधानी में चार आवरण पाई जाती है। सबसे पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये कैसा होता है, पतला होता है, एक स्तरीय होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये याद रखना है। दूसरा स्तर जब देखेंगे तो दूसरा नंबर आता है एंडोथेसियम। एंडोथेसियम को जब देखेंगे तो एंडोथेसियम जो है वो
द्वितीय स्तर होता है, ये भी एक स्तरीय होता है और ये भी सुरक्षा प्रदान करेगा। तीसरा नंबर मध्य स्तर, ये बहुस्तरीय होता है। बहुस्तरीय होता है, ये भोजन को स्टोर रखता है। ये स्फुटन में सहायता करता है। स्फुटन मतलब होता है परागकोश का फटना। इसके बाद सबसे लास्ट आवरण है, सबसे लास्ट आवरण कौन सा होता है? टैपिटम। यह बहुकेंद्रकीय होता है। यह पोषण प्रदान करता है किसको? पोषण प्रदान करता है परागकण को। यह स्पोरोपोलिनिन का स्राव करता है। स्पोरोपोलिनिन का स्राव करता है। कैलेज एंजाइम स्रावित करता है। कैलेज एंजाइम स्रावित करता है। तो टैपिटम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है लघु बीजाणु जनन होगा कैसे? होता यह है कि लघु बीजाणु धानी में क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु मातृकोशिका। और ये कोशिका होती है कैसा? द्विगुणित। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और बनता है दो कोशिका N और N। फिर इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय और फिर बनता है कितना? 2। यानी 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। ये हो गया लघु बीजाणु। ये चारों कैसा है? अगुणित है। अगुणित। तो यही है परिभाषा इसका। लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो लघु बीजाणु जनन कुछ अलग नहीं है। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन में कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। अगर क्वेश्चन देगा कि 100 लघु बीजाणु बनाना है, 100 लघु बीजाणु बनाना है, तो कितना अर्धसूत्री विभाजन होगा? तो अर्धसूत्री विभाजन कितना होगा? 25। क्योंकि 1 से बनता है 4, तो 25 से बनेगा कितना? 100। इस तरह का क्वेश्चन देगा। अब है लघु बीजाणु की संरचना देखते हैं। तो लघु बीजाणु की जब संरचना देखेंगे तो ये होता है ऐसा। इसके अंदर होता है एक कोशिका छोटा सा, इसका केंद्रक अलग हो गया, और ये बड़ा सा है, इसका केंद्रक अलग था। ये जो बड़ा कोशिका हो गया, ये जो बड़ा कोशिका हो गया, इस बड़े सा कोशिका को कहते हैं क्या? कायिक कोशिका। और यह क्या करेगा? पराग नली बनाएगा। पराग नली बनाने में हेल्प करता है, सहायक होता है। जबकि इसके अंदर जो कोशिका बची, ये जो कोशिका है, इसको कहते हैं जनन कोशिका।
जनन कोशिका, और ये नर युग्मक का निर्माण करती है। अब हो क्या कि इसके ऊपर ये जो आवरण है व्हाइट वाला, ये होता है, कहलाता है अंतःचोल, और ये बना किसका होता है? सेलुलोज का, सेलुलोज और किसका? पेक्टिन का। जबकि इसके ऊपर टैपिटम जो है एक आवरण बनाती है, टैपिटम एक आवरण बनाती है जिसको बोला जाता है बाह्य चोल। इस तरह का आवरण बनाती है क्योंकि वो स्रावित करती है स्पोरोपोलिनिन। ये हो गया कौन सा? बाह्य चोल। और ये किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन का। ये इस पर कोई भी क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है और कोई एंजाइम इसको गला नहीं सकता है। ये अभी तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है पादप जगत का, तो ये ध्यान रखना है। अब है लघु बीजाणु की बात कर रहे हैं, तो 60% लघु बीजाणु या पौधे का जो है वो 2 कोशिकीय होता है। कितना होता है? 2 कोशिकीय, 2 कोशिकीय होता है। लेकिन 40% पौधे का जो परागकण होता है वो होता है 3 कोशिकीय, 3 कोशिकीय होता है। अब है बात कि 3 कोशिकीय कैसे? तो याद रखना है, ये जो जनन कोशिका है, कुछ में समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक बनाता है, 2 नर युग्मक बनाता है, और 2 नर युग्मक और एक कायी कोशिका मिलकर के कितना हो गया? 3 कोशिकीय। तो यही याद रखना है, 60% परागकण कैसे होते हैं? 2 कोशिकीय, और 40% कैसे होते हैं? 3 कोशिकीय। तो ये पराग। अब है परागकण का स्फुटन। तो परागकण का स्फुटन का मतलब है परागकोश का फटना। तो परागकोश का स्फुटन मतलब ये होता है, इस तरह का संरचना है। अब इसमें से संरचना फटेगा, फटेगा तो क्या होगा? परागकण इधर से इधर निकलेगा। तो यही है, परागकण बनने के बाद परागकोश की दीवार फटकर परागकण को बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागकण का स्फुटन कहलाती है। तो परागकोश का फटना तथा परागकणों का बाहर निकलना स्फुटन कहलाता है। क्वेश्चन देता है कि परागकण के स्फुटन में परागकोश का कौन सा आवरण शामिल होता है? तो याद रखना है कौन सा? तो मध्य स्तर, मध्य स्तर जो है शामिल होता है, ये याद रखना है। अब है परागकण आया, तो कुछ लोग जो है परागकणों का उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद मतलब इसका यूज करना सीखे, इसका प्रयोग करने लगे। प्रयोग कहाँ किया जाने लगा? इसको या तो गोली बना लिया गया, या तो इसका सिरप बना करके यूज होता है, या यही सिरप के रूप में बना दिया गया है। अब इसका यूज होता कहाँ है? तो आहार के रूप में, कुछ इसका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ लोग उसका ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कार्य क्षमता को बढ़ाने में। पश्चिमी के देशों में क्या कर दिया गया है कि जो धावक घोड़ा होता है, धावक मतलब रेस घोड़ा, तो धावक घोड़ा में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए या खिलाड़ियों को इस पर दिया जाने लगा है। खिलाड़ियों को देने से क्या होता है? इसकी ऊर्जा क्षमता जो हो जाता है वो बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला है परागकण का जीवन काल कितना होता है?
तो परागकण का जीवन काल क्या होता है? पराग कोश से निकलने के बाद तथा जीवन क्षमता, जीवन या जनन क्षमता खोने के बीच के समय अवधि को जीवन काल कहते हैं। अब जीवन काल अलग अलग होता है परागकणों का। जैसे धान का जो परागकण होता है इसका 30 मिनट होता है, जबकि और भी हैं दलहनी पौधा जिसको लेगुमिनेसी और रोसेसी कहते हैं, उसका जो है महीनों तक हो सकता है, महीनों तक होता है या सालों भर हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, धान के परागकण का जीवन काल कितना? 30 मिनट। अब है कुछ परागकणों से क्या होता है, बीमारियां भी होने लगी। कुछ परागकणों से बीमारी भी होता है। जैसे एक पौधा है जिसका नाम है पार्थेनियम, जिसको कहते हैं क्या? गाजर घास। और ये गाजर घास क्या होता है? गेहूं के पौधे से इंडिया में आया है। इससे क्या होता है? दम्मा बीमारी होता है, ब्रोंकाइटिस बीमारी होता है। ब्रोंकाइटिस को श्वसनी शोथ भी बोलते हैं, तो ये बीमारियां हुई है। और ये किसके कारण हो रहा है? गाजर घास के कारण। तो परागकणों के कारण बीमारी होता है दम्मा और ब्रोंकाइटिस, ये याद रखना है। अब है शीत तापीकरण, यानी कहना क्या है कि क्या परागकणों को स्टोर रख सकते हैं? तो परागकणों को लंबे समय तक स्टोर रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शीत तापीयकरण कहते हैं। और इसको स्टोर रखने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और साथ में इसको रखने के लिए द्रव्य नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये दो चीज़ आपको चाहिए। क्वेश्चन दे सकता है कि परागकणों को स्टोर कितना टेम्परेचर पर रखते हैं? -196 डिग्री। किस में रखते हैं? द्रव्य नाइट्रोजन। तो ये था नर जनन भाग और इस चैप्टर का पहला वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्त्रीकेसर क्या होता है और स्त्रीकेसर में परागकोश यानी कि भ्रूण कोश कैसे बनता है, उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।